हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद सभी लोग अच्छे होंगे। अमरव आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमरव टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक अवश्य होती है। उम्मीद करता हूं कि पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से सुनेंगे और अपने अपने अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन को लेके और अपने आने वाले समय में उसका उपयोग करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। और ये एक रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग आज का ये वीडियो पूरा देखिएगा और चीज़ों को गंभीरता से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के अलावा कुछ मैं ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूं जो कि आपके लिए लाभदायक होगी और आने वाले दिनों में जब भी आप भविष्य की तरफ कदम अपना बढ़ाएंगे उसमें आप लोगों का कहीं ना कहीं ये मददगार साबित होगी और आप लोग इसके लिए प्रफुल्लित रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे। मैं बता दूं आप लोगों से कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर भ्रम फैला जा रहा है। कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि अपने फायदे की वजह फायदे फायदे के लिए यूट्यूब पर आकर के और ईडब्ल्यूएस के आरक्षण पर भ्रम फैला रहे हैं। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी है और निश्चित तौर पे इस पे कटाक्ष करना ये एक आम नागरिक के लिए सही नहीं है। कहीं ना कहीं ये संविधान के अनुरूप ये चीज़ें नहीं आ रही हैं। इसी के साथ मैं बता दूं आप लोगों से, आप लोग अपने आसपास के परिवेश में देखेंगे जब, तो पाएंगे कुछ या बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कहने के लिए तो अनरिजर्व में हैं, यानी कि सामान्य वर्ग से आते हैं, लेकिन उनके पास शाम को खाने का और शाम को ओढ़ने का बिस्तर नहीं है। और वो आगे बढ़ने और मतलब कहने का है कि जो बेसिक नीड है वो भी उनकी पूरी नहीं हो पा रही है और कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग के होने का उनको ये दंड भोगना पड़ रहा है। तो अगर देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो कि 10% गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मान्यता प्राप्त है, इस 10% आरक्षण के बेसिस पे अगर उस गरीब तबके को लाभ हो रहा है तो इसमें किसी को कटाक्ष करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और आप लोग यकीन मानिए कि जिस प्रकार एससी एसटी ओबीसी आवश्यक था अपने परिवेश में, अपनी सभ्यता में, अपने भारतीय संविधान में आवश्यक था आरक्षण लोगों को इक्वल करने के लिए, उसी तरीके से ये 10% आरक्षण भी बहुत आवश्यक था। आप लोग देखेंगे चीजें जब, तो गंभीरता से जब सोचेंगे समझेंगे तो चीजों को समझ में आएगा। पिछले दिनों रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट आया हुआ है। कल और परसों में रेलवे ग्रुप डी का हर जोन से रिजल्ट निकाल दिया गया है। उसमें जब आप लोग रिजल्ट को देखेंगे और कट ऑफ का जब आप लोग निष्कर्ष देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि किसी किसी जोन में ईडब्ल्यूएस का मिनिमम कट ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स पर भी उनका सिलेक्शन हो गया है आगे के लिए, आगे के पड़ाव के लिए। और ये केवल और केवल यही संभावना बन रही है, कुछ लोग ये कहेंगे कि अब ईडब्ल्यूएस वाले आने वाले समय में घर बैठे नौकरी पा जाएंगे, सरकारी नौकरियों में सम्मिलित हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों को और उनको एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहता हूँ कि 2019 में सभी अभ्यर्थी अवेयर नहीं थे ईडब्ल्यूएस से, क्योंकि शुरू शुरू में नया नया था ये और फॉर्म भी उसी समय आया था। तो जब लड़कों ने अप्लाई किया तो उसमें ईडब्ल्यूएस के डिटेल्स को सबमिट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से कम अभ्यर्थियों ने अप्लाई कर पाए, जिसकी वजह से कट ऑफ यहाँ पे कम चली गई है। लेकिन अगर आप लोग देखेंगे तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पिछले ही दिनों, कल या परसों में ही ऑफिशियल कट ऑफ जारी किया गया है पीसीएस का। जब आप लोग उसका देखेंगे, उसका जब निष्कर्ष निकालेंगे तो आप लोग पाएंगे कि उसमें ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जनरल से भी ज़्यादा गया है, यूआर कैटेगरी से भी ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ज़्यादा गया है। तो आप लोग एक चीज़ सोचिए और समझिए कि जब प्री में ही, अगर प्रीलिम्स में, यानी कि जिसने ईडब्ल्यूएस ऑप्ट किया है और प्रीलिम्स एग्जाम में ही अगर वो फेल हो जाए तो फिर आगे के आरक्षण से उसको क्या लाभ मिलेगा? कोई लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप लोग सीजीएल 2021 का अगर आप लोग विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि सीजीएल 2020 में जो फाइनल रिजल्ट आया है, एसएससी के द्वारा निकाला गया है, जब आप लोग उसका विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि सीजीएल 2020 में ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है फाइनल, वो ओबीसी से ज़्यादा गया है। तो आप लोग ये नहीं कह सकते कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण होने की वजह से आने वाले दिनों में अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। ये लाभ बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जो एक गरीब तबका है, सामान्य वर्ग का जो एक गरीब तबका है, उसको ये 10% आरक्षण बूस्टअप करने का काम कर रहा है और आगे भी करेगा। निश्चित तौर पे उसको करना भी चाहिए। तो अगर आप लोग किसी मुद्दे पे सोच समझ रहे हैं तो सबसे पहले अपने आप को न्यूट्रल कर लीजिए
और उसके बाद से जब उस मुद्दे पे आप लोग सोचेंगे, समझेंगे और तर्क करेंगे, तो पाएंगे कि आप लोग के अंदर से जो निष्कर्ष निकलेगा वो कहीं ना कहीं समाज में एक्सेप्टेबल होगा और वो आगे के लिए लाभान्वित होगा। अब मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों से कि तो इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं, अगर वो पर्टिकुलर कम्युनिटी से आते हैं और किसी दूसरे कम्युनिटी को अगर टारगेट कर रहे हैं तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। हमारा मानना है कि जिस प्रकार संविधान चल रहा है, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश दे रहे हैं, या जैसा हमारा संविधान है, संविधान के अनुरूप ही चलना चाहिए हम लोगों को, और जितना हम लोग की दायरा दिया गया है उतने दायरे में ही रहना चाहिए। अब मैं बताऊं आप लोगों से कि अगर मैं आप लोगों को अगर मानवता का कोई एग्जाम्पल देना चाहूं तो इस समय वर्तमान में सबसे बड़ा एग्जाम्पल, श्रेष्ठ संस्कारों का जो एग्जाम्पल और मानवता का एग्जाम्पल है, वो है लालू प्रसाद यादव का परिवार। आप लोग देखेंगे, रोहिणी यादव उनकी एक बेटी हैं और उन्होंने अपना ऑर्गेन अपने पिता के लिए दान दिया है। और चूंकि उनकी शादी हो गई है और देखा जाए तो उन पे दो परिवारों का बोझ है, और सबसे ज़्यादा बोझ होता है लड़की का, उसके ससुराल का, क्योंकि वहाँ की वो सब कुछ होती हैं और वहीं पे उनको अपना जीवन यापन करना होता है। तो उन्होंने उस दायरे को समझते हुए अपने ऑर्गन को अपने फादर के लिए डोनेट किया है। तो आप लोग ये सोचिए कि ये एक उच्च श्रेणी के संस्कार का देन है, क्योंकि ये चीज़ें मानवता या फिर ये संस्कार या फिर जो 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 थिंग्स चल रही हैं ये सब में नहीं होती हैं। हाँ, मैं आज की जनरेशन पे गर्व करता हूँ, और आज की जो जनरेशन चल रही है ये जनरेशन कहीं ना कहीं फैमिलियर है, और इसका जो बिहेव है वो वाकई में अच्छा बिहेव है। अगर आप लोग देखेंगे तो डोनेट अपना ऑर्गन डोनेट करना इतना आसान भी नहीं होता है। कहने के लिए तो बहुत कुछ लोग कह लेते हैं, लेकिन जो रोहिणी यादव ने किया है और मानवता का और श्रेष्ठ संस्कार का और या फैमिलियर का जो उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया है, उस एग्जाम्पल से हम लोग को समझने की आवश्यकता है। एक अगर डार्क साइड देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला में बहुत दिनों तक जेल में रहे हैं और उन पे केसेस, अलग अलग पेंडिंग केसेस चल रहे हैं आज भी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने परिवार को अच्छा संस्कार दिया है। इसमें कोई शक नहीं है, और ये मानना ही पड़ेगा हम लोगों को कि उन्होंने अपने परिवार को अच्छा संस्कार दिया है। और ये एक राजनेता के परिवार से इतना उच्च कोटि का संस्कार होने से और प्रदर्शित होने से कहीं ना कहीं समाज अच्छे रूप से आगे बढ़ता है। तो हमेशा हम लोग को जो पॉजिटिव फैक्टर है उसको देख करके आगे बढ़ना चाहिए और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो निगेटिव फैक्टर होता है उस निगेटिव फैक्टर से चीज़ों को समझना चाहिए और मनन करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बोर नहीं हुए होंगे इस छोटी सी नोट्स पे। अब मैं चलता हूँ आप लोगों के इन्फॉर्मेशन पे। तो मैं बता दूं कि असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर का जो रिजल्ट है वो आपका इस महीने के लास्ट तक, नहीं तो अगले महीने के 1-2 तारीख तक, यानी कि जनवरी के फर्स्ट वीक में ही आपका रिजल्ट निश्चित तौर पे आप लोगों के सामने प्रदर्शित होगा। आप लोग इस चीज़ को देख लीजिएगा। कट ऑफ मैंने एग्जैक्ट जो बताया है, आप लोग देखेंगे कि कट ऑफ जब फाइनल आपका कट ऑफ आएगा तो उससे भी कम रहेगा। जो मैंने बताया है कट ऑफ आप लोगों से, फाइनल कट ऑफ उससे भी कम रहेगा, लेकिन प्रिलिमिनरी जो कट ऑफ रहेगी वो जो मैंने एग्जैक्ट बताया है वही कट ऑफ रहने वाली है। और मैं इस चीज़ को आप लोग को पेपर जब आप लोग दे के आए थे उसके 10 से 15 दिन बाद मैंने आप लोगों को कट ऑफ बता दिया था, तो उसको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग उसको जाकर के चेक कर सकते हैं। अब मैं बता दूं कि मैंने ओ लेवल से इक्विवेलेंट जो चीज़ें, जो डिग्रियां हैं, जो संबंधित सर्टिफिकेट्स हैं, उनको मैंने एक एक करके आप लोग को समझाया था। अगर आप लोग उस चीज़ को समझ पा रहे होंगे तो निश्चित तौर पे आप अपने आप को असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में ज्वाइनिंग करते हुए पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी ये है कि आप कितने ऑथेंटिक हैं। अगर आप ऑथेंटिक हैं और आपने पढ़ाई करी है, और जितने सब्जेक्ट ओ लेवल में पढ़े जाते हैं और प्रैक्टिकल होता है, ये सारी चीज़ें अगर आपने अपने सर्टिफिकेट कोर्स में या डिप्लोमा कोर्स में कर रखा है, तो निश्चित तौर पे आप लोग को डरने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग का सिलेक्शन निश्चित तौर पे एएसओ में हो जाएगा, अगर आप बताए हुए कट ऑफ के अनुरूप अपने आप को पाते हैं तो। अब मैं बताना चाहता हूँ कि फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट फरवरी के लास्ट वीक में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और जितने भी लोग फॉरेस्ट गार्ड के हैं, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर मेरे बताए हुए कट ऑफ के अनुरूप अगर आप लोग अपने आप को पा रहे हैं तो आप लोग अपनी फिजिकल की तैयारी को शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसमें जो फिजिकल होने वाला है वो काफ़ी टफ फिजिकल होता है। और पिछले दिनों जो फिजिकल हो रखा है फॉरेस्ट गार्ड का, उसमें काफ़ी अभ्यर्थी जो है वो रिटर्न में पास हो गए थे लेकिन फिजिकल में छट गए थे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग अपने फिजिकल को करते रहिए, अगर आप उस कट ऑफ के अनुरूप अपने आप को पा रहे हैं तो, क्योंकि कट ऑफ वही जाने वाली है जो मैंने आपको पिछले दिनों बताया है। तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए अच्छी खबर है ये। जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट बन के तैयार है, मैंने बताया था पहले भी और अभी बता रहा हूँ कि असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर दोनों का रिजल्ट बन के तैयार है। जैसे ही एएसओ का रिजल्ट आएगा उसके साथ साथ जूनियर इंजीनियर 2016 का भी रिजल्ट आयोग के द्वारा प्रदर्शित कर दिया जाएगा ऑफिशियल साइट पे, और असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का भी रिजल्ट जनवरी के लास्ट वीक में देखने को निश्चित तौर पर मिलेगा।
मैंने कट ऑफ सबके लिए बनाया है, आप लोग कट ऑफ जाकर के देख सकते हैं। मुख्य सेविका की शॉर्टलिस्टिंग 2 से 3 दिनों में ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रदर्शित होने वाली है और आपका पेपर जनवरी के लास्ट वीक में होने की संभावना बन रही है। लेकिन इसके पहले 23 एग्जाम 2016 कंबाइंड टेक्निकल का एग्जाम होने जा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आज से देखा जाए तो अगली अगली जो पेपर होने वाली है आयोग के द्वारा, जो अगला पेपर कंडक्ट कराने वाला है आयोग, वो सबसे पहले कंबाइंड टेक्निकल यानी कि 23 एग्जाम 2016 कंडक्ट कराने जा रहा है और हो सकता है कि 28 जनवरी के आसपास आपका पेपर हो जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग तैयारी को अपने अच्छे से करते रहेंगे और आगे की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। वन दरोगा का जो कट ऑफ है मुख्य परीक्षा के लिए 68 नंबर से ज़्यादा अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप लोग मेरे बताए हुए सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी को करिए, क्योंकि अगर मेरे बताए हुए सिलेबस के इतर अगर आप तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पे आप कहीं ना कहीं भ्रम का शिकार होंगे और अपने आप को निश्चित तौर पे पेपर के अनुरूप नहीं पाएंगे। और जो मैंने आपको सिलेबस बताया है उसके अनुसार निश्चित तौर पे आप अपने आप को अनुरूप पाएंगे, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। और निश्चित तौर पे आपका जो पेपर है वो फरवरी के लास्ट वीक तक होने की संभावना बन रही है वन दरोगा की। वीडियो का जो री एग्जाम है वो मार्च के लास्ट वीक में होने की पूरी संभावना है और मैंने बताया भी है कि इस पे काम चल रहा है और जो इंटरनल प्रोसेस होता है वो शुरू हो गया है, तो इस पे घबराने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो का री एग्जाम मार्च के लास्ट वीक में होने की प्रबल संभावना है। लेखपाल के रिजल्ट पे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि इसका रिजल्ट आएगा कि इसका री एग्जाम होगा। अब ये डिपेंड करता है कि आयोग इस पर क्या निर्णय लेता है और एसटीएफ क्या क्या इसमें और चीज़ें इंगित करती है। तो जैसे ही इस पे कोई पुख्ता सबूत या पुख्ता इन्फॉर्मेशन मिलेगा तत्काल मैं बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं कट ऑफ से संबंधित या फिर रिजल्ट से संबंधित एग्जैक्ट जानकारी देता हूं ऑथेंटिक सोर्स से। तो अभी इस पे कुछ नहीं मिला है लेखपाल से संबंधित, तो आप लोग लेखपाल के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो आगे की तैयारी करने के लिए शुरू हो सकते हैं, अपने आप को शुरू कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट 2019 का जो ज्वाइनिंग है वो जनवरी के लास्ट वीक तक निश्चित तौर पे संपन्न कर दिया जाएगा और जूनियर असिस्टेंट 2022 का जो रिटन एग्जाम है ये कहीं ना कहीं आप लोग को अप्रैल में देखने को मिलेगा। अब मैं बताना चाहता हूं इन्हीं सारी भर्तियों के साथ साथ मैं आप लोगों से बता दूं कि जो 18/5/2016 या 16/4/2016 या 2015 का इंटरव्यूज़ हैं, ये आप लोग देख रहे हैं कि ऑफिशियल साइट पे आए दिन कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग अपलोड किया जा रहा है। और मैं बता दूं कि 18/5/2016 या 16/4/2016 या 2015 में जो सीधी भर्तियां हैं जो कि साक्षात्कार माध्यम से होने वाली हैं, ये मार्च के महीने तक समाप्त कर ली जाएंगी और इसकी ज्वाइनिंग मार्च के लास्ट वीक से शुरू भी हो जाएगा। अगर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया है या नहीं किए हैं, या फिर आपका इंटरव्यू शुरू हो चुका है या फिर नहीं हुआ है, और आपका जो है शॉर्ट लिस्टिंग हुई है या नहीं हुई है, अगर कुछ भी है और आप सीधी भर्तियों से रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आप लोग तक लेके पहुंचूंगा उसको। लेकिन निश्चित तौर पे बता दूं कि आज चूंकि सैटरडे है और कल हो सकता है कि कल हॉलीडे हो, तो चूंकि कभी कभी ऐसा होता है कि संडे को भी आयोग अपना काम करता है, लेकिन हो सकता है कि कल काम ना करे, लेकिन मंडे को निश्चित तौर पर काम जब सुचारू होगा तो मंडे से ट्यूजडे में आप लोगों के लिए 2 नोटिस आने वाली है और ये आपके इंटरव्यू से रिलेटेड, और वो 2 अलग अलग पदों की है। तो आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहिए और जैसे ही वो नोटिस आती है वो इंटरव्यू के रिगार्डिंग होगा और शेड्यूल से रिकॉर्डिंग होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने आप को तत्परता से काम करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और जो मैंने आज इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित हो या फिर मानवता से संबंधित हो, आप लोग एक बार इस पर मनन करिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो उस चीज़ को धारण भी कर सकते हैं। बाकी आप लोगों के ऊपर है, लेकिन इतना मुझे गर्व है कि मैं भारत देश का वासी हूँ और जो ये जनरेशन चल रही है ये फैमिलियर जनरेशन है। इन्हीं अच्छी बातों के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ दोस्तों। जय हिंद।